नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की और 12वीं कक्षा के अंदर 10वीं कक्षा के अलग से वीडियो जारी है। 12वीं कक्षा के अंदर हम बात कर रहे हैं तीसरे अध्याय की। ये क्लास जो है वो आरबीएससी की बायोलॉजी में 3rd चैप्टर है और उसको हम लेकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर परागण हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे की हम बात करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक के अंदर जो हमारे पास में भ्रूणपोष है उसका हमें अध्ययन करना होगा कि आखिरकार भ्रूणपोष क्या होता है, इसको हमें पढ़ना होगा। यानी कि भ्रूणपोष का मतलब हो गया कि एंडोस्पर्म क्या होता है, पूरा का पूरा वो हमें पढ़ना है। तो भ्रूणपोष का हम अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने जितने भी मित्र हैं, जितने सहयोगी हैं, जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 के तहत स्कूलों में भी ग्रुप बनाए गए हैं, तो उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। पहले ये काम कीजिए, शेयर कीजिए, फिर उसके बाद में दूसरा काम आपका अध्ययन का है वो कीजिए, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ बांट कर पढ़िए। क्योंकि हो सकता है जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो उसको आगे वाले को समझ में नहीं आया हो, और ये हो सकता है कि वो आपको समझाने में कहीं हेल्प कर दे, तो ज़रूरी भी है। तो हम पढ़ रहे हैं आज भ्रूणपोष। क्या पढ़ रहे हैं? भ्रूणपोष। देखिए, भ्रूणपोष हमें पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान है कि कल की क्लास के अंदर हमने बात कर जिक्र किया था कि यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं और यहाँ पर 2 कोशिकाओं के ऊपर एक कोशिका होती है, मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती है। जब जैसे ही परागनली आती है, परागनली के बाद में आकर एक तो अंड कोशिका के साथ में वो क्या करती है, फ्यूज़ हो जाती है, और एक जो होता है वो इसके साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं और यहाँ पर 3 केंद्रक यानी कि 3N संरचना बन जाती है। ये जो 3N संरचना बनती है इससे हम त्रिक कहते हैं, ये ध्यान होना चाहिए हमारे पास में, यानी कि त्रिसंलयन होता है। तो क्या होता है? त्रिसंलयन। कौन सी संरचना का निर्माण होता है? त्रिसंलयन मतलब क्या हो गया? 3N प्रकार की संरचना है। तो क्या होगा इससे? त्रिसंलयन जो होने के बाद में त्रिसंलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक का निर्माण होता है। किस प्रकार का भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है? केंद्रक का। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। सबसे पहला जब 3 संलयन यानी कि त्रिसंलयन का मतलब क्या हो गया? 3N हो रहा है, उसमें प्राथमिक भ्रूण केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। सबसे पहली संरचना बन जाएगी और इसमें विभाजन से क्या होगा? इसमें विभाजन होने से किसका निर्माण होगा? तो भ्रूणपोष का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है क्या? किसके विभाजन से? प्राथमिक भ्रूणपोष के विभाजन से किसका निर्माण होगा? प्राथमिक भ्रूणपोष के विभाजन से भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अब जनरली भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? पादपों के अंदर कितने प्रकार के होते हैं? कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, इसलिए ध्यान देना। तो पादपों में भ्रूणपोष की संख्या 3 होती है, यूँ कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगर प्रकार की बात करूँ मैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास में आता है केंद्रकीय, है ना? केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष। हमारे पास में दूसरा भ्रूणपोष जो आता है वो होता है कोशिकीय। दूसरा कौन सा आता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष। और अपने पास में तीसरा जो आता है उसको आप जानते ही हैं, हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। 3 प्रकार का भ्रूणपोष है। आज की पूरी क्लास के अंदर 12वीं वाले विद्यार्थियों, हमको ये तीनों प्रकार का भ्रूणपोष पढ़ना है, कंटेस्ट करना है, याद करना है, और अपने आप याद हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि मैं आपको जिस टेक्निक से पढ़ाने वाला हूँ उससे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, केंद्रक की भ्रूणपोष कैसे बोलेंगे? जब केंद्रक में विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन होगा, लगातार विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद में क्या निर्माण नहीं होगा? तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। कोशिका भित्ति तो नहीं बनेगी, लेकिन क्या बन जाएगा? कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, लेकिन क्या बनेगा? कोशिका भित्ति नहीं बनने के बाद में भी थोड़े से हवा ले लेते हैं अपन। कोशिका भित्ति का निर्माण तो नहीं होगा, लेकिन केंद्रक का निर्माण अवश्य हो जाएगा। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि इस प्रकार का हमारे पास में ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनेगा। इसमें यहाँ पर केंद्रक, बाहर बहुत सारे केंद्रक हो जाएंगे। अच्छा, केंद्रक कहाँ पहुँचेंगे? केंद्रक परिधि की ओर पहुँचते हैं।
सीधी सी बात है, केंद्रक कहाँ पहुँच जाएंगे, परिधि की ओर पहुँच जाएंगे। इनमें विभाजन केंद्रक का विभाजन तो होगा, और केंद्रक का विभाजन होने के बाद में इस तरह से वो किनारे 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 हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, इस तरह से किनारे हो जाएंगे। बीच में क्या बन जाएगी, एक वैक्यूल्स या रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा। तो लिख देंगे मध्य में रिक्तिका बन जाती है। बीच में क्या बन जाएगी, एक रिक्तिका बन जाएगी या वैक्यूल्स का निर्माण हो जाएगा। आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए। ये जो हमारे पास में नारियल होता है, नारियल उसमें जो आप पानी पीते हैं, नारियल का जो आप पानी पीते हैं वो क्या है, एक्चुअल में केंद्रीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। नारियल में आप जो नारियल का पानी पी रहे हैं, वो मध्य भाग के अंदर जो रिक्तिका बन रही है वो पूरा का पूरा, और वो पानी इसी कई बार पूछा जाता है कि वो क्या है, तो केंद्रीय भ्रूणपोष है। क्या है, नारियल का जो उदाहरण क्या है, केंद्रीय भ्रूणपोष। और अधिकांश, क्या कह रहा हूँ मैं, इधर देखिए, अधिकांश कौन से, आवृतबीजी पादप। अधिकांश आवृतबीजी पादप कैसे होते हैं, अधिकांश आवृतबीजी मतलब कितने, अधिकांश मतलब 56% के आसपास, मतलब 56% के आसपास के जो आवृतबीजी पादप हैं वो कैसे होते हैं, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। 56% भ्रूणपोष कैसे होते हैं, तो केंद्रीय प्रकार के होते हैं, ये ध्यान देना। इस द्रव को हम क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष द्रव के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे पास में जो नारियल के अंदर जो द्रव मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय भ्रूणपोष द्रव। क्या बोलेंगे अपन, केंद्रीय भ्रूणपोष द्रव के नाम से जानते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा हमारे पास में कौन आएगा, कोशिकीय। दूसरा कौन सा आएगा हमारे पास में, कोशिकीय। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा कि प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद में किसका निर्माण होगा, बोलो, केंद्रक का विभाजन हुआ, उसके बाद में क्या बनेगा, कोशिका भित्ति बनती है। केंद्रक का विभाजन होने के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल कौन है, तो जो गेमोपेटेली जितने भी हैं, यहाँ गेमोपेटेली है, जितने भी प्लांट है गेमोपेटेली के, उसके अंदर इसी प्रकार का गुण पाया जाता है। यानी कि ये एक प्रकार को अपन समझते हैं कि एम्ब्रियो से ये कोशिका बनी, फिर ये कोशिका बनी, फिर इसमें कोशिका, और प्रत्येक केंद्रक का विभाजन हो रहा है और उसमें एक एक कोशिका बन रही है। इस तरह से अलग अलग कोशिकाएं बनती जा रही है। प्रत्येक केंद्रक से एक एक कोशिका का निर्माण होता जा रहा है। देखो, समझ में आ रही मेरी बात। जब ऐसी प्रतिशत ऐसी घटना घटती है उसे बोलेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष। उसे अपन किस नाम से जानेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कोशिकीय भ्रूणपोष समझ में आया आप लोगों को। जितने भी गेमोपेटेलीज हैं उनके अंदर गेमोपेटेलीज में पाया जाएगा। चलिए, अब आता है हेलोबियल। हेलोबियल क्या होता है, तो ये होता है एक बीजपत्री पादपों में पाई जाने वाली संरचना। तो कैसे में पाया जा रहा है, ये जो हेलोबियल्स हैं ये इस प्रकार की संरचनाएं या हेलोबियल्स प्रकार का भ्रूणपोष एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्या करता है ये, तो ये ध्यान देना कि ये क्या करेगा, जो हेलोबियल्स वाले होते हैं इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। अगर ये निभाए जो है, ऊपर वाला निभाए अपने पास में जो था, उसमें छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होगा और केंद्रक मुक्त विभाजन होगा। तो क्या होगा, निभाए में केंद्रक मुक्त विभाजन होता है। कैसा विभाजन हो रहा है, निभाए के ऊपर केंद्रक मुक्त विभाजन हो रहा है और इसमें कोई भी सेल नहीं बन रही, यानी कि कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, कोशिका भित्ति नहीं बन रही। अगर कोशिका भित्ति बनती भी है, पहली बात कोशिका भित्ति नहीं बन रही है, दूसरी बात अगर कोशिका भित्ति बनती भी है तो छोटी बनेगी। कितनी बनेगी, छोटी। मतलब जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, सेल्स जितनी बनेगी वो क्या बनेंगी, छोटी बनेंगी, बड़ी नहीं होगी। लेकिन जो कोशिकाएं अंड द्वार की ओर है, कहाँ पर, अंड द्वार, नीचे की तरफ, ध्यान आ रहा है,
अंड द्वार की ओर वो कैसी होती है, बड़ी होती है। अंड द्वार की ओर कोशिकाएं जो कैसी होती हैं, बड़ी होती है, आकार में बड़ी होगी, केंद्रक स्पष्ट होगा उसके अंदर, है ना, और जीवद्रव्य स्पष्ट पाया जाएगा। फिर से सुनिए एक बार ध्यानपूर्वक कि जब भी आप बात करोगे भ्रूण पोष किसे कहते हैं, तो भ्रूण पोष के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भ्रूण पोष क्या है। तो भ्रूण पोष हमारे पास में अगर संरचना देखें तो किस प्रकार की है, चलिए भ्रूण पोष में अंदर हमने क्या बोला कि इसके अंदर प्रथम जो कोशिका बनती है उसे क्या बोलेंगे अपन, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बोलेंगे। उस प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का विभाजन होगा और किसका निर्माण होगा, भ्रूण पोष का निर्माण होगा। किसकी बात हो रही है, आप लोगों ने सबसे पहले वर्तिकाग्र पढ़ी थी, वर्तिकाग्र के अंदर हम गए तो अंडाशय बीजांड पड़ा था, बीजांड के अंदर क्या हुआ था, फ्यूजन हुआ था, निषेचन हुआ था, याद आ रहा है। निषेचन होने के बाद में किसका निर्माण हुआ, ये कि यहाँ पर हमारे पास 3N की संरचना का निर्माण हुआ, इसे बोलेंगे त्रिसंलयन। त्रिसंलयन से क्या बनता है, बोलो, प्राथमिक भ्रूण केंद्रक का निर्माण हुआ। प्राथमिक भ्रूण केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, केंद्रक के भ्रूण, कोशिकीय भ्रूण पोष, और तीसरा है हेलोबियल भ्रूण। पहला आता है केंद्रकीय, इसके अंदर क्या होगा, खाली केंद्र का विभाजन होगा और किनारे किनारे पर परिधि पर बैठ जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, ध्यान देना, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, यानी कि कोशिका भित्ति अलग अलग भागों में से बांटेगी नहीं। और ये क्या करेगा, केंद्र की परिधि की ओर चला जाएगा, इसके मध्य भाग में रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाएगी। और नारियल का पानी जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये ध्यान देना, सेकंड ग्रेड में भी इस प्रश्न को पूछा है, सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न आया हुआ है, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी, अधिकांशतः आवृतबीजी, लगभग 56% प्लांट्स के अंदर जो 56% आवृतबीजी मतलब क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, इस प्रकार का गुण पाया जाता है। और ये क्या होगा, इसे हम एक विशिष्ट नाम से देंगे कि क्या बोलेंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष द्रव। इस द्रव को क्या बोलेंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष द्रव के नाम से जानेंगे। दूसरा आएगा हमारे पास में कोशिकीय भ्रूणपोष द्रव। इसके अंदर प्रत्येक कोशिका विभाजन होगा और उसके बाद में कोशिक, जैसे केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस हुई, उस अपन ने देखो 2 चीज़ें पढ़ी थी पहले, अगर आपने नहीं पढ़ी है शायद तक रीट वालों ने पढ़ी, वहाँ पर अपन ने साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्र का विभाजन होता है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, केंद्र का विभाजन तो हो गया, उसके बाद में किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और प्रत्येक द्रव के बाद में क्या बन जाएगा, इस तरह से उसके ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। उदाहरण कौन है, तो गेमोपेटिली इसका मुख्य उदाहरण है। उदाहरण कौन है, गेमोपेटिली इसका मुख्य उदाहरण है। क्लियर है क्या, चलिए फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में, थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट कौन सा है, हेलोबियल्स प्रकार का। तो एक बीजपत्री जितने भी प्लांट्स हैं लगभग उनके अंदर हेलोबियल्स प्रकार का पाया जाता है। और निभाए यानी कि ऊपर का जो भाग होता है उसके अंदर क्या होगा, मुक्त प्रकार के केंद्रक होंगे, यानी कि केंद्रक के अंदर किसी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होगा। जबकि नीचे की जो कोशिकाएं होंगी जो अंड द्वार की ओर होती है, उनमें क्या होगा, तो उनके अंदर आकार में बड़ी होगी और उनके साथ साथ में कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, यानी कि अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब एक बात समझना जैसा है, यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या इसका उपयोग क्या है, आखिरकार भ्रूणपोष का उपयोग क्या है, महत्व क्या है। तो भ्रूणपोष जो है वो क्या करता है, भोजन उपलब्ध कराता है। भ्रूण को क्या कराता है, कार्य क्या है इसका, अगर कोई पूछ ले आपको तो भोजन उपलब्ध कराना। भोजन उपलब्ध कराना मतलब जो भ्रूण है उसके विकास करने के लिए कुछ मात्रा भोजन की आवश्यकता होती है, और वो कौन देगा हमको, तो भ्रूण पोष देगा। इसलिए ये चूषक के रूप में काम करके किसको भोजन देने का काम करेगा, भ्रूण पोष जो है, जो भ्रूण है अंदर, जो उसके अंदर, उसको डेवलप करने के लिए भ्रूण पोष क्या देगा, भोजन देने का काम करेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब तक इसका निर्माण नहीं होता, यानी कि त्रिसंलयन नहीं होता है, तब तक जो वास्तविक संलयन हुआ है या फर्टिलाइजेशन हुआ है या निषेचन जो हुआ है या प्रथम संलयन जो हुआ है, उसका कोई महत्व नहीं है। ध्यान देना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इसका क्या है, भोजन उपलब्ध कराना। किसको, भ्रूण को। भ्रूण कौन है, जो एम्ब्रियो जो है उसको क्या करना है, भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करना। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी फटाक से, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगला जो टॉपिक आएगा हमारे पास में वो आएगा भ्रूण परिवर्धन। अगला टॉपिक कौन सा आएगा, भ्रूण परिवर्धन, यानी कि डेवलपमेंट पूरा का पूरा हमने पढ़ना है, किस प्रकार से कोशिका बनेगी, उसका विभाजन किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो आप सब लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर कह रहा हूँ, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए बायोलॉजी की पूरा पाठ्यक्रम में लेकर आने वाला हूँ, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, वादा है मेरा। और एक बात और कह देता हूँ, हाँ, जिन लोगों ने पूछा था कि सर आप मेरा रिजल्ट क्या रहा हुआ, मतलब मैं कहाँ पढ़ा चुका हूँ, मैं एक्चुअल में
जितने भी आपके अध्यापक बनते हैं, जितने भी आपके जो बनते हैं, रीट की तैयारी करते हैं, पटवार की तैयारी करते हैं, या जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, फिर वो आपके स्कूल में आते हैं पढ़ाने के लिए, है ना, उनको पढ़ाने का काम करता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं अब 12th क्लास भी पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से आप इनको नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तब तक एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।